सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं मन्नू भंडारी जी द्वारा रचित कहानी मजबूरी। बेटू को खिलावे जो एक घड़ी, उसे पहनाऊं मैं सोने की घड़ी। बेटू को खिलावे जो एक पहर, उसे दिलाऊं मैं सोने की मोहर। बूढ़ी अम्मा जोर जोर से यह लोरी गा रही थी और लाल मिट्टी से कमरा लीप रही थी। उनके घोंसले जैसे बालों में से एक मोटी सी लट निकलकर उनके चेहरे पर लटक आई थी और उनके हिलते सिर के साथ साथ हिल हिल कर मानो लोरी पर ताल ठोंक रही थी। बर्तन मलने के लिए आई हुई नर्मदा ने जो ये देखा तो हैरत में आ गई। बोली, अम्मा ये क्या हो रहा है? कल तो गठिया में जुड़ी पड़ी थी, दर्द के मारे तन बदन की सुध नहीं थी और आज ऐसी सर्दी में आंगन लिपने बैठ गई। एक क्षण को अम्मा का हाथ रुका, फिर पुलकित स्वर में वे बोली, अरे नर्मदा, मेरा बेटू आ रहा है कल। और फिर गाने के लहजे में बोली, बेटा मेरा आवेगा। ओहो, तो रामेश्वर लल्ला आ रहे हैं कल? नर्मदा बोली, मैं कह नहीं रही थी कि छुट्टी मिली नहीं कि वह दौड़ा आएगा। अम्मा के मारे तो उसके प्राण सूखते हैं। इतना बड़ा हो गया फिर भी यहाँ आएगा तो रात में एक बार मेरी गोदी में जरूर सोएगा। पर इस बार मैं कह दूंगी कि चल, मैं तुझे गोदी में नहीं लूंगी, अब तू गोदी में सोएगा कि बेटू? और वे हंस पड़ी जैसे कोई बाहरी मजाक कर दिया हो। फिर एकाएक काम का ख्याल आ जाने से बोली, लेरी, मैंने खड़िया भिगो रखी है, जरा बाहर के आंगन को मांड दे। बस ऐसा मांडना कि सब देखते ही रह जाएं। क्या करूं, आजकल हाथ कांपने लगा है, नहीं तो मैं मांड लेती। नर्मदा को खड़िया के काम में लगाकर वे फिर गाने लगी, आओ री चिड़िया चुन करो, बेटू ऊपर राय नून करो, नून करो, नून करो। ले, मैं तो भूल ही गई, क्या है इसके आगे? रामेश्वर छोटा था तो ढेरों याद थी, उसके बाद तो छोटा बच्चा ही घर में नहीं रहा, सो सब भूल गई। मेरा रामेश्वर तो बिना लोरी सुने कभी सोता ही नहीं था। बेटू भी जरूर उसी पर पड़ा होगा, अब तो दौड़ता फिरता होगा आंगन में। और उनकी धुंधली आंखों के आगे जैसे दौड़ते फिरते बेटू के चित्र बनने बिगड़ने लगे। उसकी कल्पना में खोई खोई वे बोलती गईं, पहले बहू लेकर आई थी तब तो 2 महीने का था, बस पालने में पड़ा पड़ा हाथ पैर मारता था और मैं जाकर खड़ी हो जाती थी तो टुकर टुकर मुझे ही निहारा करता था। सूरत भी एकदम रामेश्वर पर ही पड़ी है उसकी। अब तो खुद देख लेना, सारा घर नापता फिरेगा। और वे हंस पड़ी। इन सब कल्पनाओं से ही उनका शरीर रोमांचित हो उठा। अम्मा का काम समाप्त हुआ तो मिट्टी में सनी दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरे जोर से टिकाते हुए उन्होंने उठने का प्रयत्न किया, पर एक सर्द आह सी उनके मुंह से निकल कर रह गई। वे उठ नहीं पाई तो बड़े ही कातर स्वर में बोली, अरे नर्मदा, मुझे जरा उठा दे रही, घुटने तो जैसे फिर जुड़ गए। जुड़ेंगे तो सही, ऐसी सर्दी में कब से मिट्टी में सनी बैठी हो? बेटे बहू आ रहे हैं तो ऐसी क्या नवाई हो रही है, करके सभी आते हैं। और नर्मदा ने अम्मा को सहारा देकर उठाया, उसके हाथ धुलाए और खटिया पर लेटा दिया। तू भी कैसी बात करती है नर्मदा, 3 बरस बाद मेरा बेटा आ रहा है और मैं आंगन भी ना लीपूं? 3 बरस बाद आ रहा है तो मैं तो यही कहूँगी कि उनमें मोह माया नहीं है, तुम यूं ही मरी जाती हो उनके पीछे। देख नर्मदा, मेरे रामेश्वर के लिए कुछ मत कहना, यह तो मैं जानती हूँ कि 3-3 बरस मुझसे दूर रहकर उसके दिन कैसे बीतते हैं, पर क्या करे, नौकरी तो आखिर नौकरी ही है। मेरे पास आज लाखों का धन होता तो बेटे को यह नौकरी करने परदेश नहीं दुरा देती, पर। और उनके कुछ क्षण पहले पुलकते चेहरे पर मायूसी छा गई, आंखें अनायास ही डबडबा आईं। नर्मदा यहाँ बरसों से काम करती है, अम्मा के लिए उसके मन में अपार श्रद्धा है, पर बेटे के प्रसंग को लेकर वह जब तब उनका दिल दुखा दिया करती है। कुछ और खरी खोटी सुनाने का उसका मन हो रहा था, पर आज वह मानो अम्मा पर तरस खाकर चुप रह गई। जब तक वह काम करती रही, अम्मा शून्य में ताकती जाने क्या सोचती रही, बोली एक शब्द भी नहीं। जब वह जाने लगी तो न चाहकर भी उन्हें कहना पड़ा, तू जाते समय ग्वाले को कहती जाना कि कल दूध जल्दी दे जाए, और अब दूध ज्यादा लगेगा, बच्चे वाले घर में तो दूध पूरा ही रहना चाहिए। और जब तक वे लोग यहाँ रहें तब तक तू चौका बर्तन करके यहीं रहा करना। घर में 5 प्राणी रहते हैं तो काम तो निकल ही आता है, फिर बच्चे का साथ रहेगा। लेन देन की चिंता मत करना,
मैं रामेश्वर को 1 कहूँगी तो वह 5 देगा। कुछ तो गठिया के दर्द ने और कुछ नर्मदा की बातों ने अम्मा का उत्साह तोड़ दिया था। बहुत से काम उन्होंने सोच रखे थे, पर वे कुछ न कर सकीं। बस अपनी खाट पर पड़े पड़े भूली बिसरी लोरियां याद करके गुनगुनाती रहीं। धीरे धीरे रात के अंधकार में उनके मन की मायूसी भी डूब गई और वे भोर होने के पहले ही उठ बैठी। घुटने का दर्द मन के उत्साह में खो गया और बेटे पोते से मिलने की उमंग में मौसम की ठंडक भी जैसे जाती रही। 7 बजते बजते तो वे सब घर ही पहुंच जाएंगे। साथ छोटा बच्चा है, दूध तो गर्म करके रख ही दूं, फिर उन दोनों को भी तो चाय की आदत होगी। ऐसी सर्दी में चाय तैयार नहीं मिलेगी तो अम्मा को क्या कहेंगे भला। दूसरा चूल्हा भी जला दूं, नहाने को गर्म पानी भी तो चाहिए। उस कड़कड़ाती सर्दी में ठिठुरते ठिठुरते अम्मा ने बेटे बहू को गर्म करने के सारे आयोजन कर डाले। फिर सोचा लगे हाथ तरकारी भी काट दूं, नहीं तो वे इधर आएंगे और उधर मैं चूल्हे में सिर देकर बैठ जाऊंगी। 3 वर्षों में मेरा बेटा आ रहा है, घड़ी तो घड़ी उससे बात भी तो करूंगी। इनका क्या, ये तो अपनी राजी खुशी पूछकर औषधालय चल देंगे। तरकारी भी कट गई, अब क्या करे। अम्मा अपने को इतना व्यस्त कर देना चाहती थी कि जिससे प्रतीक्षा के बोझिल क्षण महसूस ना हो, पर समय जैसे बीत ही नहीं रहा था। तभी दूर कहीं घोड़ों के घुंघरुओं की आवाज आई और तांगा अम्मा के घर के सामने रुका। अम्मा पागलों की तरह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। रामेश्वर की गोद से उन्होंने झपट कर बच्चे को ऐसे छीना मानो किसी चोर उचक्के के हाथ से अपने बच्चे को छीन रही हो, और कस कर उसे सीने से चिपका लिया। चरण छूते रामेश्वर की पीठ पर हाथ फेरते हुए दूसरे हाथ के घेरे में उसे लपेट लिया। बच्चा एकाएक इतना प्यार और शारीरिक कष्ट पाकर रो उठा और माँ के पास जाने के लिए मचलने लगा। वे उसके आंसू पोंछने लगी और उनकी अपनी आंखों से भी आंसू की धारा बहने लगी। पुचकारने पर भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो बहू की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, अभी मुझे पहचानता नहीं है, एक बार मुझे पहचानने लगेगा तो छोड़ेगा नहीं। उपेक्षित सी एक और खड़ी बहू ने बच्चे को ले लिया। चाय पानी हो गया और रामेश्वर नहाने चला गया तो अम्मा ने बहू को अकेले पाकर कहा, खबर तो दी होती बहू कि तुम्हारे महीने चढ़े हैं। कितने महीने हैं? झेंपते हुए बहू ने उत्तर दिया, यह भी कोई लिखने की बात थी अम्मा। फिर जरा रुकते रुकते कहा, मानो कहने का साहस बटोर रही हो, अम्मा इस बार बेटू को आप ही रखेंगी। जैसे भी हो मैं यहाँ हूँ, तब तक इसे अपने से हिला लीजिए। मैं तो इसके मारे ही परेशान थी। दो को तो अम्मा आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे देख रही थी मानो जो कुछ सुन रही हैं उस पर विश्वास करें या ना करें। फिर एकाएक बोल पड़ी, तुम कह क्या रही हो बहू? बेटू को मेरे पास छोड़ जाएगी? मेरे पास? सच? हे भगवान तुम्हारी सब बात पूरी हो, तुम बड़भागी हो। मेरे इस सूने घर में एक बच्चा रहेगा तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। फिर वे एकाएक रो पड़ी। तुम क्या जानो बहू, अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल कर बम्बई भेज दिया। रामेश्वर के बिना यह घर तो मसान जैसा लगता है। ये ठहरे संत आदमी, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। मैं अकेली ये पहाड़ जैसे दिन कैसे काटती हूँ सो मैं जानती हूँ। भगवान तुम्हें दूसरा भी बेटा दे, तुम उसे पाल लेना। मैं समझूंगी तुमने मेरे रामेश्वर लेकर मुझे अपना रामेश्वर दे दिया। पर देखो अपनी बात से मुड़ना नहीं। मैं तभी रामेश्वर ने ठिठुरते हुए रसोई में प्रवेश किया। अम्मा एक अंगीठी जरा इधर रख दो। बम्बई में रहकर तो सर्दी सहने की आदत ही नहीं रही, यहाँ तो नहाते ही जैसे सब जम गया। अम्मा ने अंगीठी रामेश्वर के पास सरका दी। तभी रामेश्वर का ध्यान अम्मा के कपड़ों की ओर गया। यह क्या अम्मा, तुम कुछ भी गर्म कपड़ा नहीं पहने हो? सर्दी खा गई तो बीमार पड़ जाओगी। फिर तुम्हें गठिया की भी तो तकलीफ है, ऐसे कैसे चलेगा? ना हो तो बनवा लो कपड़े, मैं रुपए दे दूंगा। पर यह सब अनसुना करके अम्मा बोली, देख आज बहू ने कह दिया है कि बेटू अब मेरे पास रहेगा और अब जो बच्चा होगा वह तुम्हारे पास। तू कहीं टाल मत जाना, बात पक्की हो गई, आज से बेटू मेरा हुआ। अरे हम सभी तो तुम्हारे हैं अम्मा, बोलो नहीं है? परिहास के स्वर में रामेश्वर बोला, हो क्यों नहीं, मेरे नहीं तो और किसके हो, पर बेटू आज से मेरे पास रहेगा, अम्मा ने कहा। तभी वैद्यराज जी कुछ खाली शीशियां लेकर आए तो अम्मा बोली, सुनते हो जी, इस बार बेटू यहीं रहेगा। बेचारी बहू खुद अभी बच्ची है, दो को कैसे संभालेगी? और फिर पहले बच्चे पर तो यूं भी दादी का हक होता है। उनके हाथों की गति बढ़ गई थी और वे अब उठने बैठने में जरा भी तकलीफ महसूस नहीं कर रही थी। दोपहर को नर्मदा से भी कहा, बहू के तो फिर बच्चा होने वाला है, बेचारी दो को कैसे संभालेगी? सो मुझसे कहने लगी, अम्मा बेटू को तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा।
उसे कहने में बड़ा संकोच हो रहा था कि मुझे बुढ़ापे में तकलीफ होगी, पर तू ही बता, घर के बच्चे को रखने में कैसी तकलीफ भला? ऐसे समय में घर के ही लोग काम आएंगे ना, नहीं तो कौन आएगा भला? इसके बाद घर में जो कोई भी आया उसे यही खबर सुनाई गई। अम्मा इस बात का इतना प्रचार कर देना चाहती थी कि यदि फिर किसी कारण से बहू का मन फिर भी जाए तो शर्म के मारे वह अपना इरादा ना बदल पाए। अम्मा का सारा दिन बेटू को खिलाने में और उसकी नौनराई करने में ही बीतता। जाने कैसी कैसी औरतें घर में आती हैं, तंदुरुस्त सुंदर बच्चे को कड़ी नज़र से देख जाएं तो लेने के देने पड़ जाएं। बेटू को लेकर उनके शिथिल और नीरस जीवन में नया उत्साह आ गया था। घुटनों के दर्द के मारे कहाँ तो वे अपने शरीर का बोझ ही नहीं ढो पाती थी और कहाँ अब वे बेटू को लादे फिरती हैं। शाम को उसके साथ आंख मिचौनी खेलती, बेटू का घोड़ा बनकर आंगन में दौड़ती फिरती। बेटू के साथ साथ उनका भी जैसे बचपन लौट आया था। देखने वाले अम्मा के पागलपन पर हंसते, पर उसकी उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। रामेश्वर ने टोका, अम्मा क्यों उसे लादे फिरती हो? यूं ही तुम्हारे घुटनों में दर्द रहता है तो बिगड़ पड़ी। कैसी बातें करता है रामेश्वर? इसमें भी कोई वजन है जो उठाना भारी पड़े? फूल जैसा तो हल्का है। खाली खाली दोनों बेला मिलते टोक दिया। माँ बाप की नज़र ही सबसे ज्यादा लगती है बच्चों को, तभी तो बेटू एक दिन भी ठीक नहीं रहता है। निश्चित समय पर दूध पिलाना, शीशी में दूध भरना, बाद में उसकी सफाई करना आदि सब काम अम्मा के लिए बिल्कुल नए थे। उन्होंने तो रामेश्वर को अपने ढंग से पाला था। जब बच्चा रोया झट दूध पिला दिया। दूध के लिए भी समय देखना पड़ता है, यह बात उनके लिए एकदम नई थी। 2 साल तक तो उन्होंने रामेश्वर को अपना दूध पिलाया था, उसके बाद गिलास से पिलाती थी। यह शीशी का नखरा उस जमाने में था ही नहीं, और होगा भी तो शहरों में। पर रमा से बड़ी लगन और तत्परता से एक जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह उन्होंने यह सब भी सीखा। पति से जिद करके औषधालय की दीवार घड़ी जो पिछले 20 वर्षों से वहीं लगी थी उतरवाकर घर में लगवाई और घड़ी देखना सीखा। उनके एकाकी जीवन में समय का कोई महत्व ही नहीं था। न पति को दफ्तर जाना रहता था, न बच्चों को स्कूल, जो समय पर कोई काम करना पड़े। पर अब एकाएक ही उन्हें घड़ी की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। यूं उनकी याददाश्त बड़ी कमजोर थी, पर दूध के समय उन्होंने जो याद किए तो कभी नहीं भूली। शुरू शुरू में यह सब उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा, पर फिर भी वे सारे काम बड़ी सतर्कता से करती। शीशी में दूध भरते समय उनका बूढ़ा हाथ अक्सर कांप जाया करता था और दूध बाहर को गिर जाता था। उस समय वे एक असफल विद्यार्थी की तरह सफाई पेश करती थी। बहुत जल्दी सीख लूंगी बहू, जरा सा हाथ कांप गया था, फिर शीशी का मुंह भी तो कितना छोटा है। उनका कहने का भाव ऐसे होता मानो वे कह रही हो कि इस छोटी सी गलती के कारण ही कहीं तुम बेटू को मत ले जाना। 20 दिन के बाद जब बहू ने अपनी माँ के घर प्रयाण किया तो बेटू ने न जिद की न वह रोया। माँ के कड़े नियंत्रण के बाद दादी के असीम दुलार में रहना, जहाँ कोई बंधन नहीं, अंकुश नहीं, बेटू को बड़ा अच्छा लगता। बहू चली गई, अम्मा ने निश्चिंतता की एक सांस ली। महीना बीतते न बीतते खबर आई कि बहू के दूसरा लड़का हुआ है। अम्मा की छाती पर से जैसे एक भारी बोझ हट गया। संशय का एक कांटा जो रमा के जाने के बाद भी उनके मन में चुभा करता था, वह भी निकल गया। बेटू अब मेरा है, पूरी तरह मेरा है। यह भावना उसी दिन उनके मन में पूरी तरह से जम गई थी। जाने से पहले रामेश्वर ने अम्मा और पिताजी के लिए ढेर सारे कपड़े बनवाए थे। अम्मा सारे मोहल्ले की औरतों को दिखाती फिरती, जो कोई आता उसी से कहती, अम्मा के पीछे तो बस रामेश्वर पागल है, ना आगे की सोचता है ना पीछे की। उसका बस चले तो मुझ पर ही सारा घर लुटा दे। लाख मना करती रही पर एक बात नहीं मानी। अब बुढ़ापे में ये छपी साड़ियां पहनकर कहाँ जाऊंगी? पर वह क्यों सुनने लगा? उनकी झुर्रियों भरे चेहरे पर चमक आ जाती और वे आंखें मूंद कर अपने बेटे की चिरायु होने की कामना करती। जब रामेश्वर के जाने का समय आया तो उन्होंने रो रो कर घर भर दिया। हिचकियां लेते हुए बोली, देख रामेश्वर, यह 3-3 बरस तक घर का मुंह न देखने वाली बात अब नहीं चलेगी। साल में एक बार तो आ ही जाया कर मेरे लाल। नौकरी की जगह नौकरी है और माँ बाप की जगह माँ बाप। मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती। किसी दिन भी आंखें मुंदी रह जाएंगी तो मैं तेरी सूरत को भी तरस जाऊंगी। सो कम से कम अपनी इस बुढ़िया माँ को। पर आगे वे कुछ कह नहीं सकी, बस फूट फूट कर रोने लगी। आंसू भरी आंखों से वे रामेश्वर के तांगे को तब तक देखती रहीं जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके बाद उन्होंने कसकर बेटू को अपनी छाती से चिपका लिया। दूसरे साल रामेश्वर नहीं आया, केवल रमा आई, शायद बेटू को देखने। पर बेटू को जो देखा तो उसका माथा ठनक गया। जिस बेटू को वह छोड़ गई थी और जिसे वह अब देख रही है,
दोनों में कोई सामंजस्य ही नहीं था। बात बात में उसकी जिद देखकर रमा का खून खौल जाता। खाना वह दादी अम्मा के हाथ से खाता और सारे दिन चढ़ता रहता था। रात में सोता तो दादी अम्मा के दोनों अंगूठे पकड़कर सोता, और जब तक दादी अम्मा उसे लोरी नहीं सुनाती तब तक उसे नींद ही नहीं आती थी। सारे दिन दादी अम्मा की धोती का पल्ला पकड़कर उनके पीछे पीछे घूमा करता और शाम को गली मोहल्ले के गंदे गंदे बच्चों के बीच खेलता। उसे देखकर कौन कहेगा कि यह एक पढ़ी लिखी सभ्य लड़की का बच्चा है। घर के सामने से जो कोई भी फेरी वाला निकल जाता उसी से बेटू कुछ न कुछ जरूर खरीदता। न दिलवाने से जमीन आसमान एक कर देता और मचल मचल कर सारे आंगन में लौटता फिरता। आखिर रमा को जुबान खोलनी ही पड़ी। अम्मा, आपने तो इसे बिगाड़ कर धूल कर रखा है, इस तरह कैसे चलेगा? दादी माँ ने हंसते हुए बड़े सहज भाव से कहा। अरे बचपन में कौन जिद नहीं करता बहू, रामेश्वर भी ऐसे ही करता था। यह तो सच हूबहू उसी पर पड़ा है। समय आने पर सब अपने आप छूट जाएगा। यही तो उम्र होती है जिद करने की। साल 2 साल और कर ले, फिर अपने आप सब कुछ छूट जाएगा। और वे मुग्ध भाव से गोद में बैठे बेटू के बालों में उंगलियां चलाने लगी। रमा खून का घूंट पीकर रह गई। रमा की इच्छा हुई बेटू को अपने साथ लेती जाए, पर 1 साल का पप्पू ही उसे इतना परेशान करता था कि दोनों को साथ रखने का साहस नहीं हुआ। बम्बई जाते ही उसने अम्मा के पास जरा खरी खरी भाषा में पत्र पहुंचाने प्रारंभ कर दिए। जैसे ही वह 4 साल का हुआ, रमा ने लिख दिया कि अम्मा उसे अब वहां के नर्सरी स्कूल में भर्ती करवा दें, कम से कम कुछ तमीज तो सीखेगा। चिट्ठियां पढ़ती तो अम्मा को लगता बहू का दिमाग बौरा गया है। भला 4 साल का दूध पीता बच्चा कहीं स्कूल जा सकता है? रमा के पत्र आते रहे और अम्मा का ढर्रा अपने ढंग से बराबर चलता रहा। 2 साल बाद फिर रमा और रामेश्वर अपने 3 साल के पप्पू को लेकर आए। पप्पू ने अंग्रेजी की छोटी छोटी कविताएं याद कर रखी थी और बड़े अदब के साथ बोलता था। अभी 2 महीने पहले ही रमा ने उसे वहां के अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवाया था, पर बेटू वैसा ही था जैसा रमा छोड़कर उसे गई थी। उम्र में वह जरूर बड़ा हो गया था, बाकी सब कुछ वैसा ही था। रमा उठते बैठते रामेश्वर से कहती, जैसे भी हो इस बार बेटू को लेकर चलना ही होगा। यही हाल रहा तो इसकी जिंदगी चौपट हो जाएगी। यह भी कोई ढंग है भला? अम्मा को बड़ा दुख होगा। और बेटू तुम्हारे पास जरा भी तो नहीं आता, वह अम्मा को छोड़कर कैसे रहेगा? ये सारी बातें सोच लो। रामेश्वर जैसे इस प्रसंग को टालना चाहते थे। अम्मा के दुख की बात मैं मानती हूँ, रमा ने अपने आवेश को दबाते हुए कहा, पर जब उन्हें लिखा कि स्कूल में डाल दो तो वह भी तो उनसे नहीं हुआ। जैसे बताती हूँ वैसे तो रखती नहीं। अब इनके 2 दिन के सुख के लिए बच्चे का सारा भविष्य बिगाड़ कर रख दूँ? उसका गला भर्रा आया था। रामेश्वर बेचारा बड़े धर्म संकट में था। उसे पत्नी की बातों में भी सार नजर आता था और वह अम्मा की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। सो बिना कुछ निर्णय दिए सारी बात रमा पर छोड़कर वह बम्बई लौट गया। रमा कभी मिठाई दिलाकर कभी तांगे में घुमाकर बेटू को अपने से हिलाने की कोशिश करने लगी। बेटू को तांगे में घूमने का बेहद शौक था जो कम ही पूरा हो पाता था। अम्मा को कभी स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि रमा पप्पू के रहते हुए भी बेटू को ले जाने का प्रस्ताव रखेगी। जिस दिन उन्होंने सुना उनके पैरों तले की जमीन सरक गई। जब रमा ने बेटू को उनके पास छोड़ने का प्रस्ताव रखा था तब एकाएक उन्हें अपने कानों पर भी विश्वास नहीं हुआ था। ठीक उसी प्रकार ले जाने की बात पर भी उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था। फिर भी कांपते स्वर में कहा, कैसी बात करती हो बहू, मेरे बिना वह पल भर भी तो नहीं रहता। इतना बड़ा हो गया फिर भी जब तक मैं कौर नहीं देती तब तक वह खाता नहीं, तो एकाएक मुझसे दूर कैसे रहेगा? नहीं रहेगा तो थोड़े दिन रो लेगा, आखिर उसकी पढ़ाई का सिलसिला भी तो जमाना है। अम्मा देखो पप्पू स्कूल जाने लगा है और यह अभी तक तुम्हारा पल्ला पकड़े पकड़े ही घूमता है। अरे पढ़ लेगा बहू, पढ़ लेगा, उम्र आएगी तो पढ़ लेगा। यह मत सोचना कि मैं उसे गंवार ही रहने दूंगी। रामेश्वर को भी तो मैंने ही पाला पोसा है, उसे क्या गंवार रख दिया? फिर यह तो मुझे और भी प्यारा है। मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। इसे तो मैं खूब पढ़ाऊंगी, तू चिंता मत कर बहू, पर इसे ले जाने की बात मत कर। और वे फफक फफक कर रो पड़ी। रमा की आंखों में भी आंसू तो आ गए, फिर भी उसने अपने पर काबू पाते हुए और स्वयं को भरसक कोमल बनाकर कहा, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती अम्मा, पर आपके इस जरूरत से ज्यादा प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ कर धूल कर दिया है। एक भी आदत तो इसमें अच्छी नहीं है। यदि आप सचमुच ही इसे प्यार करती हैं और इसका भला चाहती हैं तो इसे मेरे साथ भेज दीजिए, और उसके साथ दुश्मनी ही निभानी है तो रखिए इसे अपने पास। कहने के साथ ही रमा को लगा जैसे बहुत बड़ी बात कह गई है। मैं अपने बेटू के साथ दुश्मनी निभाऊंगी? मैं उसकी दुश्मन हूँ? मैं
तू मेरे प्यार की परीक्षा लेना चाहती है, पर ऐसी कठिन परीक्षा तो मत ले बहू, इससे तो तू मेरे प्राण ही ले ले। और वह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद एकाएक स्वर संयत करके बोली, ले जा बहू ले जा, मेरा बेटू फले फूले पढ़ लिख कर लायक बने, इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। मेरा क्या है, मेरी 4 दिन की हंसी खुशी के लिए मैं तेरे बच्चे की ज़िंदगी नहीं बिगाड़ूंगी। मैं अपड़ गंवार औरत ठहरी, इसे लायक कहाँ से बनाऊंगी। तू इसे ले जा। 4 दिन की मेरी ज़िंदगी में हंसी खुशी आ गई थी, इसी में तेरा बड़ा जस मानूंगी। और रमा कुछ कहे उससे पहले ही उन्होंने रसोई घर में जाकर भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। रमा को खुद इस सारी बात से बड़ा दुख हो रहा था, पर बच्चे की बात सोचकर वह निर्णय बदलने में स्वयं को असमर्थ पा रही थी। यही सोच सोचकर वह अपने को तसल्ली दे रही थी कि समय का मरहम अम्मा के घाव को अपने आप भर देगा। 2 दिन बाद औषधालय के एकमात्र नौकर और दोनों बच्चों को लेकर रमा अपनी माँ के यहाँ चल पड़ी। बेटू को बताया ही नहीं गया कि रमा उसे अपने साथ लेकर जा रही है। रोज की भांति तांगे में घूमने के लालच में वह चला गया। जाते समय कह गया, दादी अम्मा मैं तुम्हारे लिए मिठाई और गोली लेकर आऊँगा। दादी अम्मा ने उसे कलेजे से लगा लिया। एक बार उनकी इच्छा हुई कि वह बेटू को बता दें कि रमा उसे हमेशा के लिए उनसे अलग करके ले जा रही है, पर फिर भी वे चुप रहीं। उसके बाद जो भी कोई घर में आया, अपार आश्चर्य से उसने पूछा, अरे बहू बेटू को ले गई? तुम तो कहती थी बेटू अब तुम्हारे पास ही रहेगा। अम्मा को लगा जैसे किसी ने उनके कलेजे पर गरम सलाख दाग दी हो। तिल मिलाकर जवाब देती, कहती तो थी पर अब रखा नहीं जाता। गठिया के मारे मेरा तो उठना बैठना तक हराम हो रहा है, तो मैंने ही कह दिया कि बहू अब पप्पू बड़ा हुआ सो बेटू को भी ले जाओ। अरे अम्मा एक पल तो तुम उसे छोड़ती नहीं थी, अब रह लोगी उसके बिना? नहीं रह सकती तो भेजती क्यों? अब यह कोई बच्चे पालने की उम्र है भला? जिसकी थाती उसी को सौंपी। बुढ़ापा है, कुछ भजन पूजन ही कर लूं। उनके मारे मेरा सब कुछ छूट गया था। बड़े ही संदिग्ध भाव से अम्मा की इस दलील को औरतें स्वीकार कर पाती थीं। आज अम्मा के पास कोई काम नहीं था करने को, सो खाली आंगन में दर्दीले स्वर से एक लोरी गुनगुना रही थी। शाम को गुब्बारे वाला आया, बुढ़िया के बाल वाला आया, खिलौने की मिठाई बेचने वाला आया। सब मुरझाए स्वर में अम्मा ने सबको यही जवाब दे दिया, जाओ भाई जाओ, आज तुम्हारा ग्राहक नहीं है, उसे मैंने उसकी अम्मा के साथ भेज दिया। अब यहाँ मत आया करो, कभी मत आया करो, कोई तुम्हारी चीज़ नहीं खरीदेगा। और उनका मन सुबक उठता, पर उनकी आंखों के आंसू जैसे सूख गए थे। तीसरे दिन औषधालय का नौकर वापस आया तो सबसे पहले खबर दी कि दादी अम्मा को याद करते करते बेटू को बुखार आ गया और वह उसे भरे बुखार में छोड़कर आया है। वह रमा के हाथ से न कुछ खाता है न दवाई पीता है। अम्मा ने सुना तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। पागलों की भांति दौड़ती हुई औषधालय में पहुंची। अरे सुनते हो, बेटू रो रो कर बीमार हो गया है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वह मेरे बिना रहेगा नहीं, पर बहू को कौन समझाए। अब तो रात की गाड़ी से ही जाकर मुझे उसे लाना होगा। वह तो रो रो कर प्राण दे देगा। हे भगवान, मेरी मत पर भी पत्थर पड़ गए थे जो बहू की बात मान गई। अम्मा रोती थी और कपड़े ठीक करती जाती थी। नर्मदा आई तो आश्चर्य से बोली, कहाँ की तैयारी कर रही हो अम्मा? अरे शिब्बू, बहू को छोड़कर लौटा तो बता रहा था कि बेटू ने रो रो कर बुखार चढ़ा लिया है। मैं तो भेजकर अपनी तरफ से निश्चिंत हो गई थी, पर वह रह सकता है क्या? उसके तो प्राण मुझ में कुछ ऐसे पड़ गए थे कि क्या बताऊं। कोई अगले जन्म का संस्कार ही समझो। अब जाकर लाना पड़ेगा, नहीं तो छोरा रो रो कर प्राण दे देगा। और गर्व और आनंद से उनकी छाती फूल गई। तीसरे ही दिन वह बेटू को लेकर लौट आई। जिसने देखा उसी ने कहा, अरे 4 दिन में ही बच्चा सूख गया। सूखेगा नहीं? कुछ तो खाया नहीं और एक पल को आंसू नहीं टूटा। मैं तो सोचती थी कि बहू के हवाले करके सुख से पूजा पाठ करूंगी, पर अब यह रहता भी तो नहीं। 1 साल उन्होंने इसी प्रकार और निकाल दिया। रमा बम्बई से आई और फिर बेटू का वही रवैया देखा तो सोचा कि वह उसे सीधे बम्बई ले जाती तो यह सारा कांड ही नहीं होता। अम्मा बम्बई तक आ नहीं सकती थी, सो इस बार एक बार फिर दादी माँ को रुलाकर उनके मना करने पर भी वह बेटू को लेकर बम्बई के लिए चल पड़ी। जन की आशा से अम्मा ने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके शिब्बू को साथ कर दिया। रमा मना करती रही कि अब दोनों बच्चे बड़े हैं और वह संभाल लेगी, पर अम्मा ने शिब्बू को साथ भेज ही दिया। दूसरे दिन से जो कोई भी आता अम्मा उसी के सामने यह मनौती मनाती कि किसी प्रकार बेटू रमा के पास हिल जाए तो वह 125 रुपये का प्रसाद चढ़ाएगी। उच्च स्वर से वह रात दिन रट लगाए रहती कि बेटू मुझे किसी तरह भूल जाए,
पर 7 दिनों के बाद जब शिब्बू लौट कर आया तो वह ऐसे दौड़ पड़ी मानो वह बेटू को लेकर ही आया हो। झपट कर उन्होंने पूछा, मेरा बेटू कहाँ है? मेरा बेटू ठीक है शिब्बू? तुझे मैंने किस लिए भेजा था? उनका स्वर बुरी तरह कांप रहा था। इस बार तो अम्मा बहूजी ने बेटे को हिला दिया। वहाँ बहूजी के मकान में बहुत सारे बच्चे हैं, उन सब से दोस्ती हो गई। सब खूब खेलता है। ट्राम, बस, बगीचे, झूले, इन सब में उसका मन लग गया है। शिब्बू ने बताया तो अम्मा शून्य पथराई आंखों से उसे देख रही थी, मानो कुछ समझ ही नहीं रही हूँ। शिब्बू कहे चला जा रहा था, चलो तुम्हारी चिंता दूर हुई। मैं तो अम्मा 2 दिन इसी मारे ज़्यादा रुक गया कि कहीं रोया तो अपने साथ लेता आऊँगा, पर इस बार बहूजी ने उसे समझा दिया और वह भी समझ गया। अब वहाँ जम पाएगा। अब तो तुम प्रसाद चढ़ाओ अम्मा और मज़े से भजन पूजन करो। एकाएक जैसे अम्मा की चेतना लौट आई। क्या कहा? बेटू भूल गया? वहाँ जम गया? सच, मेरी बड़ी चिंता दूर हुई। इस बार भगवान ने मेरी सुन ली। ज़रूर प्रसाद चढ़ाऊंगी रे, ज़रूर चढ़ाऊंगी। मेरे बच्चे के जी का कलेश मिटा, मैं प्रसाद नहीं चढ़ाऊंगी भला? और फिर गीली आंखों और कांपते हाथों से उन्होंने जेब से 1.25 रुपया निकाल कर शिब्बू को देते हुए कहा, ले पेड़े लेता, अब प्रसादी चढ़ाकर बांट ही दूं। कौन? नर्मदा? बेटू मुझे भूल गया। वो भूल ही गया। और उन्होंने आंचल से भर भर आती आंखें पोंछ ली और हंस पड़ी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।